हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल में दृष्टि एनसीईआरटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। गाइस, इसमें मैं आपको आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगी, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज करवाऊंगी हर चीज़ जो कि पीपीएससी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। गाइस, हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कराने से पहले मैं इतिहास के बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगी। सो गाइस, हम देखते हैं, मैं आपको आज प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। सो यहाँ हम उसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास को सामाजिक विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। सो गाइस, इसमें हम देखते हैं कि इतिहास जो है हमारा सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है और समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया कार्य प्रणाली को समझने में मदद करते हैं। मतलब समाज का जो विज्ञान है वो सामाजिक दुनिया की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसको समझने में हमारी मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ये यात्रा हमें समय और संसार के आर पार ले जाती है। सो गाइस, ये बात तो सही ही है। इतिहास हमें आज की दुनिया के बारे में बताता है कि दुनिया कैसे विकसित हुई थी और वर्तमान में अतीत के बारे में क्या होता है ये सब हमें बताता है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, ये आज के बारे में भी है। इतिहास के अध्ययन से हम लंबे अंतराल में धीमे धीमे होने वाले परिवर्तनों का असर देख पाते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। सो गाइस, इतिहास सिर्फ कल के बारे में नहीं है, आज के बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है उपमहाद्वीपों के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों परिस्थितियों का लेखा जोखा है। सो गाइस, फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्रंथ की रचना जो है 1000 वर्ष तक हो रही है, लगभग 500 ईसा पूर्व। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकंथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। सो गाइस, हमने इतिहास के बारे में इतना इतिहास का परिचय पढ़ा कि इतिहास सिर्फ आज के बारे में नहीं है, कल के बारे में है। महाभारत से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। ये सब जानकारी हमें इतिहास के बारे में मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्का स्रोत के रूप में सिक्का क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते सबसे पहले कौन से सिक्के ढाले गए तो वो है आहत सिक्के। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये जो है ढाले गए थे। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विश्लेषित मौर्य वंश राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने चोरी किया था। सो गाइस, इसमें हमें बताया गया कि आहत सिक्के पर जो प्रतीक बने हुए होते, जो भी चिन्ह बने हुए होते, उस पे मौर्य वंश का प्रतीक होता है। मतलब मौर्य वंश का उस पर निशान होता है, जिससे पहचान की जाती थी कि ये सिक्के कौन से राजा के राजवंश के थे, तो ये मौर्य वंश के थे। आहत सिक्के आयताकार, वर्गाकार और गोल होते थे। हमारे जो आहत सिक्के हैं वर्गाकार और गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सो गाइस, इसमें पूछा गया है कि आहत सिक्के कैसे होते थे। सो यहाँ हम देखेंगे, आहत सिक्के जैसे गोल है, गोलाकार और वर्गाकार दोनों तरह के होते थे और इस पे कुछ धातु की चादर काटकर धातु की चपटे से गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। गाइस, हम देख सकते हैं इस पर कुछ चिन्ह, लेकिन इस पर जो है चिन्ह बनाए जाते थे, ठप्पे लगाए जाते थे, जैसे मोहर लगाए जाते थे, इसलिए इसको हम जो है आहत सिक्के कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इन आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। तो इसमें जो कहा गया है, कुछ जो है गुप्त शासकों ने जारी किए, कुछ गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए, जिसमें जो सोना जो है अति उत्तम था, जो सोना को ज़्यादातर उन्होंने जारी किया। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। उसके 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने जो है कम हो गए। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। हम मुद्रा शास्त्र को बोलते हैं सिक्कों का अध्ययन, मतलब मुद्रा शास्त्र। उसके बाद लिपीय भाषा, इसमें कहा है कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि में है। तो इसमें हमें कहा गया सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया।
अशोक के अभिलेखों में गाइस किसका प्रयोग किया गया, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। 18वीं शताब्दी में यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और इनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना कर दी। मतलब 18वीं शताब्दी में जो है यूरोप के जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपि का अध्ययन किया। भारतीय पंडितों के साथ मिलकर यूरोपीय लोगों ने बंगाली और देवनागरी लिपि में पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार ये अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए। उन विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो लिखे गए हैं, ये जो अभिलेख लिखे गए वो संस्कृत में, जबकि प्राचीनतम अभिलेख जो है प्राकृत में थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि संस्कृत में, लेकिन ये प्राकृत में थे। कई दशक बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स ब्रिशम ने अशोककालीन अभिलेख को 1837 में पढ़ने में सफलता पाया। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो 1837 में सबसे पहले जेम्स ब्रिशम ने इसे पढ़ा था। बौद्ध यात्री फाशियान चीन करीब 1600 साल पहले भारत आया था। अब बौद्ध यात्री जो फाशियान है वो 1600 साल पहले भारत आया था। उसके बाद आता है श्वेतसांग हेनसांग करीब 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इतिसांग भारत आया। फाशियान व्यापारी जहाज से चीन लौटते हुए बंगाल की यात्रा शुरू की। फाशियान ने चीन लौटते हुए बंगाल की यात्रा शुरू की। श्वेतसांग भूमार्ग उत्तर प्रदेश और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। श्वेतसांग जो वापस लौट गया था चीन। इसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की। श्वेतसांग ने सब एकत्रित किया और इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर लेके गया था। उसके बाद आता है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों और महाभारत की रचना व्यास ऋषि ने किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। संस्कृत रामायण के अभिलेख वाल्मीकि माने जाते हैं। राजा और बंदर की कहानी का चित्र मध्य भारत में भरूच स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे हुए चित्र में दिखाया गया है। सो गाइस आज हमने जो है प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा। इतिहास का परिचय पढ़ा, सिक्कों का अध्ययन पढ़ा, लिपि और भाषा के बारे में पढ़ा, फिर पुराण के बारे में पढ़ा। सो गाइस ये सब आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, क्या, कब और कहाँ कैसे। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले और उसके बाद जो है मैं आगे की वीडियो अच्छे से बना सकूं। सो गाइस कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।